मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार था, कुछ पेट गड़बड़ था, तो मुझे उनकी चिंता के लिए लगाया गया, पर पूरी रात वो मेरी चिंता करते रहे। नमस्ते, मैं हूं दीपिका मनोहर और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। संघ अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस गौरवपूर्ण और साहसिक यात्रा में संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार की यातनाएं सही। 100 वर्ष की यात्रा के बाद संघ नए क्षितिज की बात कर रहा है। नए क्षितिज से क्या तात्पर्य है और अब इस संकल्प की क्या मायने हैं और इसे पूर्ण करने के लिए संघ के स्वयंसेवक क्या तैयारी कर रहे हैं, जानेंगे प्रेरणा मीडिया के द्वारा प्रस्तुत संघ जैसा मैंने देखा में। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संघ को न करीब से जानने वाले बल्कि संघ में जीवन जीने वाले राकेश जैन जी। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब, सबसे पहला आपसे सवाल कि आप संघ से कैसे जुड़े और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरठ से 35 किलोमीटर दूर मेरा मूल गांव कस्बा है अमीनगर सराय। वहीं पर विद्यार्थी जीवन में साथ के विद्यार्थियों के आग्रह पर 1965 से शाखा जाना प्रारंभ हुआ। उन्हीं के माध्यम से मैं संघ से जुड़ा। जी। और भाई साहब, आपको प्रेरणा कैसे मिली इस बात की कि संघ से जुड़ना चाहिए? प्रेरणा तो काम करते करते मिलती है, और प्रेरणा संघ में पूर्ण समय देने की प्रेरणा जो पूर्ववर्ती कार्यकर्ता हैं, वो जो मेहनत करते हैं, जाते हैं, आते हैं, उनका स्नेह प्रेम, उसके कारण प्रेरणा मिलती है। जी भाई साहब। भाई साहब, आपका प्रशिक्षण कहाँ से हुआ और शारीरिक विषय क्या था? मेरा प्रथम वर्ष 1971 में सहारनपुर से हुआ। द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण हापुड़ में 1974 में हुआ और तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण 1981 में नागपुर से हुआ। भाई साहब, आपको किन किन वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन मिला? लगभग सभी अधिकारियों का निकटता मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भाई साहब, अब संघ अपने नए क्षितिज की बात कर रहा है, जैसे 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो ये नए क्षितिज से क्या तात्पर्य है और इसके लिए संघ की क्या तैयारी है? संघ की तैयारी अच्छी है। मेरी जानकारी में अभी संघ ने 1 लाख के लगभग शाखाएं पार की हैं, और उसी के क्रम में 100 वर्ष पूर्ण होने पर 1 वर्ष तक 7-8 प्रमुख कार्यक्रम लेने की योजना है। और वो कार्यक्रम इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं, संख्या में इतना अधिक है कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी छलांग संघ के काम में लगेगी। जैसे गणवेश के बड़े बड़े कार्यक्रम, पथ संचलन, विराट हिंदू सम्मेलन, फिर हर घर तक संपर्क, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने कार्यकर्ता लोग 12 करोड़ घरों तक गए थे, और मेरा अनुमान है कि इस बार ये संख्या 16 करोड़ को पार करेगी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले भी था, अभी भी रहेगा। भाई साहब, वर्तमान में आपके पास क्या पद है? पद संघ में होता नहीं है, मेरे पास दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय सह संयोजक की जिम्मेदारी है, और ये दायित्व मेरे पास 6 वर्षों से है। 6 वर्ष से ही पर्यावरण गतिविधि प्रारंभ हुई। भाई साहब, जैसे अभी संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है, नई क्षितिज की बात कर रहा है, और नई क्षितिज में जैसा सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी बताया कि पंच परिवर्तन पर फोकस है। पंच परिवर्तन में एक विषय है पर्यावरण। जी। वैसे इसको लेके संघ की क्या तैयारी है और कैसी कैसी चीज़ों को बढ़ाना है, समाज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैसे हमें संदेश देना है? पर्यावरण के बारे में मुझे बताना ये है कि 1974 में पहली बार विश्व में इस स्तर पर चिंतन मनन प्रारंभ हुआ कि दुनिया का पर्यावरण गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए कार्बन क्रेडिट एक विषय चला कि जो लोग ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उन देशों पर टैक्स लगना चाहिए, उन्होंने पैसा जमा करना चाहिए। वो विश्व के बाकी लोगों का स्वास्थ्य खराब करने में उनकी भूमिका है। परंतु जैसा होता है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो उन लोगों ने कोई इसको माना नहीं। तो अभी 6-7 वर्ष पहले ये पर्यावरण गतिविधि प्रारंभ हुई है। तो हम
इसमें काम करते हैं 3 विषयों पर: पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पॉलीथीन हटाएं। और 7 हमारे कार्य विभाग हैं जिनके माध्यम से हम ये काम करते हैं। पहला है शैक्षिक कार्य विभाग, दूसरा है धार्मिक कार्य विभाग, तीसरा है एनजीओ कार्य विभाग, चौथा है नारी शक्ति, पांचवा है युवा शक्ति, छठा है संपर्क और सातवां है सोशल मीडिया। तो अलग अलग नाम थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर होते रहते हैं। इन 7 हाथों के द्वारा 3 विषयों पर काम करना है: पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पॉलीथीन हटाएं। चूँकि पेड़ हमारे जीवन के अत्यावश्यक अंग हैं, पेड़ों से ही अपने को सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। समस्त प्रकार की भोजन सामग्री, अन्न, दलहन, तिलहन, समस्त प्रकार की लकड़ियाँ अपने को प्राप्त होती हैं। समस्त प्रकार की जड़ औषधियाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स प्राप्त होती हैं। कपड़ा प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होता है, कागज़ प्राप्त होता है, पशुओं को चारा प्राप्त होता है। पर ये सारी बातें एक तरफ है। पर्यावरण गतिविधि का मानना है कि 2 बड़ी भारी देन पेड़ पौधों की होती हैं, और वो है मिट्टी का कटान रोकना। मृदा संरक्षण का काम पेड़ पौधों के द्वारा होता है, और दूसरा काम होता है जो उससे भी बड़ा है, और वो है प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्पादन। तो पेड़ नहीं होंगे तो अभी कितना संकट आ सकता है। अभी सारी दुनिया में 422 पेड़ प्रति व्यक्ति का औसत आता है। आज 800 करोड़ दुनिया की आबादी है, तो उसी हिसाब से ये है। परंतु हमारे देश में कितने हैं? तो हमारे देश में पेड़ों की संख्या प्रति व्यक्ति केवल 28 है, और दिल्ली राजधानी और आसपास के क्षेत्र में तो ये 1 पेड़ प्रति व्यक्ति ही संख्या आएगी। अभी मैं 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ में था, तो वहाँ 44%, 44% ग्रीन कवरेज है, जबकि सारी दुनिया का जो सारे भारत का औसत वो केवल 17% है। पर्यावरणविदों का मानना है कि ये 30% तक होना चाहिए। तो अभी हम बहुत ही संकट के क्षेत्र में हैं। आग्रह करते हैं लोगों से पेड़ लगाएं, अपने जन्मदिन पर लगाएं, अपने किसी परिवारजन दिवंगत हुए हैं उनकी स्मृति में लगाएं। हमारे बड़े लोग हो गए तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी आजकल बहुत खर्चा करके लोग मनाते हैं, तो पेड़ लगाएं। और जो पेड़ लगा रहे हैं ऐसे लोगों के उदाहरण लोगों के सामने रखते हैं, प्रेरणा जगाने का काम करते हैं। भाई साहब, अभी हमने देखा था कोरोना टाइम में भी पर्यावरण संरक्षण की ही बहुत बात हो रही थी, क्योंकि आयुर्वेदा भी उसी से ही निकला है। जी। और ऑक्सीजन की जो कमी आई थी वो भी पर्यावरण। तो ये तो है ही बहुत, और इस दिशा में जो हमारे जो भी संघ के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही सराहनीय है। भाई साहब, पर्यावरण के अलावा आपके पास कौन कौन से दायित्व रहे हैं और कहाँ कहाँ आपका प्रवास रहा है? मेरी जो प्रचारक यात्रा है वो सहारनपुर से प्रारंभ होती है। आपातकाल में जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद आने के बाद मैंने अपनी परीक्षा दी, एमएससी की। उसके बाद सहारनपुर में मैं नगर प्रचारक रहा, फिर देहरादून रहा, फिर सहारनपुर में जिला प्रचारक रहा, गाजियाबाद में जिला प्रचारक रहा, फिर 87 से 91 तक मुरादाबाद में विभाग प्रचारक रहा, 91 से 95 तक मेरठ में विभाग प्रचारक रहा, 95 से 97 तक सहारनपुर में 2 वर्षों के लिए विभाग प्रचारक रहा, और 97 से लेकर 2002 तक मेरठ संभाग प्रचारक, मेरठ सह प्रांत प्रचारक और मेरठ प्रांत प्रचारक की जिम्मेदारी रही। 2002 में मुझे ब्रज का प्रांत प्रचारक बनाया गया। 2006 तक वहाँ रहना हुआ, और 2006 से लेकर 2015 तक मेरे पास बीजेपी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी रही। उसमें 14 तक लखनऊ और 1 साल केंद्र की जिम्मेदारी रही। कार्यालय और ट्रस्टों का काम मेरे पास रहा। 2015 से लेकर और 19 तक राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री की जिम्मेदारी रही, और जुलाई 2019 से लेकर अब तक मैं पर्यावरण गतिविधि का काम देख रहा हूँ। जी भाई साहब, जैसा आपने बताया कि मेरठ प्रांत में आपने काफ़ी समय दिया है। भाई साहब,
आपातकाल के वक्त वहाँ पे स्वयंसेवकों की संघ की क्या भूमिका रही और कैसी कैसी यातनाएं? आपातकाल में संघ की बहुत बड़ी भूमिका थी और मेरे जो आंकड़े, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश में एक जिले के हिसाब से सर्वाधिक संख्या मेरठ जेल में रही। लगभग 700 लोगों को कारावास में जाना पड़ा। बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत उत्साह था। 300 के लगभग तो विद्यार्थी लोग सत्याग्रह करके जेल गए थे। हमारे कई साथी लोग गए। उसमें 2-3 बहुत बड़ी उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई। 29 जनवरी 1976 को मेरठ में एक सत्याग्रह हुआ, मेरठ कॉलेज मेरठ में, जिसमें प्रदीप कंसल नाम के कार्यकर्ता ने भागीदारी की। अकेला व्यक्ति था, उसने पटाखे और सजावट करके सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया। पुलिस इतनी परेशान हुई कि उन्होंने 90 लोगों की गिरफ्तार कर लिया। बाद में सिफारिश आती है तो छोड़ देते हैं। 20 लोग हमारे साथ फिर भी जेल में रहे। फिर उनकी रात भर उत्पीड़न हुआ, रात भर पिटाई हुई, जूते फट गए, कई दिन तक वो हॉस्पिटलाइज रहे। हमारी जानकारी में बरेली के एक कार्यकर्ता वीरेंद्र अटल, उनके तो प्लास से नाखून खींचे गए। मैं जिनके साथ प्रथम में जिला प्रचारक रहा, ऐसे तिलक राज कपूर जी, उनको तो मुजफ्फरनगर के कोतवाल ने उनका हाथ अपनी कुर्सी के नीचे, पाए के नीचे रखा, उत्पीड़न किया, पूछताछ की। एक शब्द उन्होंने किसी ने बताया नहीं, तो इसलिए उनका हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ। ऐसे उत्पीड़न की जगह जगह बहुत सारी घटनाएं हुई। राम जन्मभूमि आंदोलन में संघ की क्या भूमिका रही? उसमें मेरठ प्रांत में थे आप या? मैं मेरठ प्रांत में ही था। राम जन्मभूमि के आंदोलन शुरू होने के पहले दिन से ही मुझे पूरी घटनाएं ध्यान में हैं। मैं उस समय सहारनपुर में जिला प्रचारक था। 6 मार्च 1983 को मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हिंदू सम्मेलन हुआ, जिसमें पहली बार राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ 3 मंदिर हमें दिए जाएं, ऐसी मांग सरकार से रखी गई। उस सभा की अध्यक्षता श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने की। प्रस्ताव कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मुरादाबाद निवासी श्री दाऊदयाल खन्ना जी ने रखा, और वहीं पर यह भी विचार आया कि ये प्रस्ताव ठीक है, परंतु चूंकि मामला अयोध्या का है, इसलिए इसमें अयोध्या के संतों की भागीदारी होनी चाहिए, और इस नाते एक श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण हुआ, और गोरखपुर के महंत अवैधनाथ जी उसके अध्यक्ष बने, दाऊदयाल खन्ना जी उसके अध्यक्ष महामंत्री बने। तो उन्हीं के दोनों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। संघ की भूमिका उत्प्रेरक की भूमिका थी। विभिन्न तरह के प्रस्ताव, बाद में इस सारे आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण सहयोग दिया। माननीय अशोक सिंघल जी एक बहुत बड़ा नाम है। हर आंदोलन में संतों को जोड़ना, काम में लगाना, ये सब काम हुए, और ये सब करते करते एक निर्णय हुआ कि इस सारे विषय को लोगों को मालूम ही नहीं है। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि अच्छा, राम जन्मभूमि में ताला पड़ा है क्या? तो इसलिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने एक रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया। सारे उत्तर प्रदेश में तो 3 रथ निकाले गए। तो ये रथ यात्रा कर रहे थे, जगह जगह उनके बड़े ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहे थे। तो ये सारे काम 84 से शुरू हुआ। उसी समय 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। उस दिन मैं गाजियाबाद में जिला प्रचारक था, तो यहाँ पर रथ आने वाला था, परंतु इंदिरा गांधी की हत्या के कारण निर्णय किया गया कि अब रथ यात्रा रोक दी जाए, और वो रथ दिल्ली में रहे। तो बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो फिर 1 फरवरी 1986 को राम जन्मभूमि पे पड़ा ताला अयोध्या के न्यायाधीश के द्वारा खोल दिया गया, और फिर से ये यात्रा प्रारंभ हुई। 2 फरवरी को तुरंत रथ गाजियाबाद जिले में आया। बहुत ही प्रभावी यात्रा उसकी रही, और संघ और विश्व हिंदू परिषद दोनों संगठनों ने और भी हिंदूवादी संगठनों ने पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े उत्साहजनक कार्यक्रम कभी नहीं हुए। बाद में 1989 में शिला पूजन का कार्यक्रम निर्णय हुआ।
हर गांव से शिला जाएं, पूजित करके उनको अयोध्या भेजा जाए और उसके बाद उनका पूजन होकर एक जन जागरण का अभियान पूरे देश में हुआ। तो 6 लाख से ऊपर रामशिलाएँ वहाँ पर पहुँची। बाद में सरकार बदल गई, मुलायम सिंह की सरकार आ गई। 1990 में कार सेवा का निर्णय हुआ। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई, प्रतीकात्मक कार सेवा हुई। उसमें गोली चली, सैकड़ों कार सेवक शहीद हुए और ये दुनिया का, मैं समझता हूँ कि अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन है जिसमें 8 लाख लोग से ज़्यादा जेल गए, या तो जेल में थे या रेल में थे या अयोध्या में थे। ऐसा अभूतपूर्व आंदोलन आज तक पूरे विश्व में कहीं पर नहीं हुआ। 1990 की इस कार सेवा और अधूरी कार सेवा के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय राजनीति में आया और उत्तर प्रदेश में अपने विचारों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। उसी में समय संतों ने निर्णय किया कि 6 दिसंबर 92 को हम प्रत्यक्ष कार सेवा करेंगे और वो कार सेवा हुई। उसमें कलंक का ढांचा, बाबरी ढांचा ढह गया। बाद में राम जन्मभूमि के अन्य आंदोलनों के माध्यम से एक सारी दिशा मिली और फिर ये अदालत का भी निर्णय आ गया और अभी 2024 की 5 अगस्त को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। तो ऐसा कुल मिलाकर बहुत बड़ा आंदोलन, प्रत्यक्ष संघ की उत्प्रेरक की भूमिका थी, विश्व हिंदू परिषद अग्रणी भूमिका उसमें निभा रहा था। भाई साहब, जैसा कि बताया आपने, राम मंदिर आंदोलन, आपातकाल, इन सब में संघ की बहुत अच्छी भूमिका रही है। आपके इनके अलावा आपने और किन किन ऐसे आंदोलनों में या ऐसी किसी विशेष अवसर में? आपातकाल में जेल जाना हुआ और 1990 में भी मुझे जेल जाने का, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई और बदायूं जेल में रही। तो उसके अलावा मेरे बारे में यदि आप पूछना चाहेंगे तो 1998 में एक बहुत बड़ा शिविर, समरसता महाशिविर मेरठ में हुआ। मेरे पास संभाग प्रचारक की जिम्मेदारी थी, पूरी व्यवस्था प्रबंध की जिम्मेदारी थी। श्रीमान कृपाशंकर जी हमारे विभाग प्रचारक थे, उनका भी पूर्ण सहयोग उस सारे काम में मिलता था। और एक अभी तक का सबसे बड़ा 32,000 से अधिक संख्या का महाशिविर वहाँ हुआ। शिविर में तो लोग जो आए उनको 2 ही दिन रहना था, परंतु मैं प्रबंध की दृष्टि से पूरे 40 दिन वहाँ पर रहा और एक अच्छा कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण उस समरसता महाशिविर के कारण हुआ। और भी जगह जगह इसी प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते रहे, सभी जगह भाग लेने का मौका मिला। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में बात है तो 4 चुनाव मेरे संगठन मंत्री रहते हुए, 2 चुनाव संगठन मंत्री रहते हुए, 2 चुनाव उसके पहले सह संगठन मंत्री रहते हुए। और उसमें जो 2014 का चुनाव था, मैं उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी थी। अमित शाह जी हमारे प्रभारी थे। तो आप सबको मालूम ही है कि कितना उत्साहजनक परिणाम उस समय आया। कार्यकर्ताओं के प्रचंड उत्साह और संगठन के बिल्कुल ठीक सकारात्मक निर्णय, सटीक निर्णयों के कारण 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद मेरे पास कार्यालय और ट्रस्टों का काम रहा पूरे देश का। उस समय मेरा 17 से ज़्यादा राज्यों में जाना हुआ, वहाँ की बैठकें लेना, कार्यालयों की क्या स्थिति है वो सब करना। वो सब होने के बाद फिर 1 साल बाद मेरे को जिम्मेदारी मिल गई सेवा भारती की। राष्ट्रीय सेवा भारती के नाते 4 साल काम करते हुए बहुत सभी राज्यों में तो जाना हुआ ही हुआ, पर कार्यकर्ताओं से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। 1.25 लाख सेवा कार्य उस समय राष्ट्रीय सेवा भारती के निर्देशन में चलते थे, जिसके अंदर स्लम और ट्राइबल 2 क्षेत्रों में ये काम चलते थे। तो बहुत ही अच्छा प्रेरणादायी वातावरण रहा। अभी मेरे पास पर्यावरण की जिम्मेदारी है, तो इसमें भी सभी राज्यों का प्रवास हो चुका और अभी 2 महीने में ही मैं
8 राज्यों में मेरा प्रवास हुआ है और 18 नए जिले में भी मुझे पहली बार जाने का मौका मिला। तो कार्यकर्ता बहुत अच्छे से मेहनत से डटे हैं, लगे हैं, काम कर रहे हैं। जैसा कि वैसे आपने बताया कि सेवा भारती में भी आपने अपना दायित्व निभाया है, तो सेवा भारती और समरसता, मुझे लगता है कि समरसता से जुड़े जो भी काम होते हैं, लोगों को जोड़ने का जो भी काम होता है, सेवा भारती स्लम एरिया, ट्राइबल्स एरिया, इन जगह पे काम करके इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। समरसता से संबंधित मतलब इससे तात्पर्य क्या है? समरसता से आपका क्या होता है? हम जानते हैं कि देश में जो गुलामी की स्थिति आई, उसमें जो कुछ प्रमुख कारण हैं, उसमें एक कारण समाज की जातीय व्यवस्था। जातीय व्यवस्था हो सकती है, जातीय अव्यवस्था उसका सबसे बड़ा कारण है। जातीय व्यवस्था में भी जातीय विद्वेष बड़ा कारण है। ये जाति छोटी, वो जाति बड़ी, इस सब के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने को कुंठित अनुभव कर रहा था, उसकी शक्ति का उपयोग भी नहीं हो पा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। जो हमारा सेवा भारती का कार्य है वो दिल्ली की जहांगीरपुरी की वाल्मीकि बस्ती से प्रारंभ हुआ। 1979 में 2 अक्टूबर को पहली बार एक कोचिंग क्लास प्रारंभ हुई। तो उसके बाद तो फिर देश में आज ये संख्या बढ़ी हुई। कुल मिलाकर समाज में सब एक हैं, छुआछूत पाप नहीं है तो कुछ भी पाप नहीं है, इस प्रकार के भाव का निर्माण हुआ और काफ़ी मात्रा में इस समस्या का निराकरण भी हुआ और कार्यकर्ताओं को भी लगा कि ये एक आवश्यक कार्य है। आज उसमें बड़े अच्छे मन से लोग लगे। वैसे आपने लगभग सभी विभागों में विशिष्ट अपना दायित्व निभाया है। आपको अभी तक कुछ ऐसा किसी विभाग को लेकर या कहीं कोई संस्मरण आपको याद हो? पहला संस्मरण मैं आपको सुनाना चाहूँगा आपातकाल का। घोर अंधकार था, 2 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके थे, कई लोगों की जमानत हो गई थी। अगस्त में हमारे एक बड़े अधिकारी माननीय भावराव देवरस जी का प्रवास हुआ, अगस्त 1976। कहीं कोई स्थिति नहीं थी। इंदिरा गांधी स्वयं अनुभव कर रही थी कि कुत्ता भी नहीं भौंक रहा है। अगस्त की कोई 11-12 तारीख रही होगी। तो यहाँ बड़े सेलेक्टेड कार्यकर्ताओं के बीच में भावराव देवरस जी ने कहा कि मार्च 1977 में चुनाव होंगे, उसकी तैयारी के लिए अभी से कार्यकर्ताओं में प्रेरणा देनी चाहिए। चुनाव कौन लड़ेंगे, कैसे होंगे, ये हमारा विषय नहीं है। उस समय कार्यकर्ता एकदम हतप्रभ होकर ना रहे। तो ये बात दूरदृष्टि की बात थी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व अनुभव कर रहा था। बाद में जनवरी 17 को चुनाव घोषित हुए 77 में। इंदिरा गांधी को रिपोर्ट ये थी कि हम तो बिल्कुल क्लीन मेजॉरिटी से जीतेंगे। हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ा जन समर्थन मिलेगा। समाज ने वो सारे विषय को नकारते हुए इंदिरा गांधी के अभियान को एक बहुत बड़ा समर्थन दिया। उत्तर भारत में केवल 1 सीट कांग्रेस ने जीती, वो ग्वालियर की माधवराव सिंधिया की। पूरा उत्तर भारत उनका हार गया था। सभी राज्यों की सभी सीटें कांग्रेस हार गई। उत्तर प्रदेश तब एक ही प्रांत था, तो 85 की 85 सीटें भी जनता पार्टी जीती। इसी तरह से बिहार की 54 सीटें जीती। ये सब एक अभूतपूर्व चमत्कार लगता है। तो एक तो ये बहुत अच्छे अनुभव की बात मुझे ध्यान में आती है। इसी तरह से एक तारीख आती है 4 अप्रैल 1991 में। अभी तक की भारत की सबसे बड़ी रैली हुई वोट क्लब पर, हिंदू सम्मेलन। मंच पर सब बड़े लोग थे, विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व था, बीजेपी से संबंधित लोग जो जेल गए थे वो भी थे, और केंद्र की चंद्रशेखर की सरकार, वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। चंद्रशेखर की ने भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने बीच में ही उनसे समर्थन वापस ले लिया। उसी दिन मंच पर ही जानकारी मिली लोगों को कि उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया।
तो स्वाभाविक था कि 1991 में जो भी चुनाव होगा तो उसमें प्रदेश और केंद्र दोनों चुनाव होंगे, और वो चुनाव हुए। केंद्र में अच्छा प्रतिसाद बीजेपी ने, हिंदुवादी शक्तियों ने लिया, और 91 में ही बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। तो एक दूसरा ऐसा अनुभव मुझे लगता है कि जनता जो तय कर लेती है वो सब कर लेते हैं। आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है संघ के साथ, आपका जीवन संघ में है, कभी किसी पूजनीय सरसंघ चालक जी से आपकी भेंट हुई? खूब भेंट हुई। सभी पूजनीय गुरु जी के समय हम बहुत छोटे थे तो उनके 4 बौद्धिक भाषण सुनने का मौका मिला। उसके बाद के 4 सरसंघ चालकों से खूब निकटता रही। तब तो हम प्रचारक भी हो गए थे, और मुझे गीत गाने का शौक़ है, तो 4 सरसंघ चालकों के भाषण के पहले एक एकल गीत होता है, वो भी मुझे गाने का सौभाग्य मिला। तो खूब निकटता रही है। पूज्य रज्जू भैया जी से ज़्यादा संपर्क रहा। एक आपातकाल के समय में ही मैं उनके साथ प्रबंध में था, तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार था, कुछ पेट गड़बड़ था, तो मुझे उनकी चिंता के लिए लगाया गया, पर पूरी रात वो मेरी चिंता करते रहे। अब इस स्तर का व्यक्ति, इस स्तर के अधिकारी वो कितनी निकटता से कर सकते हैं। और इसी समय वो गीत की एक लाइन याद आती है कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो मुझे ये बात याद आती है। आपातकाल तो स्वयं एक बहुत बड़ा अनुभव है कि इतनी विपरीततम परिस्थितियों में लोगों ने कितना सहयोग दिया। तो ये 2 अनुभव बहुत अच्छे। अपनत्व तो है ही आधार, जैसा कि आपने बताया और सर संघ चालक जी ने भी बताया था भी कि अपनत्व ही है संघ कार्य का आधार। वही सब जैसे आपने बताया कि आपातकाल के समय, इतने कठिन समय में भी संघ ने कैसे एकजुट होके और उस कठिनाई को, उस परेशानी से देश को निकालने का काम किया। आज के समय में कम्युनिकेशन के, जनसंपर्क के बहुत सारे माध्यम हैं। उस समय जो न्यूज़पेपर्स, उन पे भी प्रतिबंध लग गया था। ऐसे में संघ ने कैसे कांटेक्ट किया अपने स्वयंसेवकों के साथ? प्रत्यक्ष शाखाएं बंद हो गई थी, कार्यालय बंद हो गए थे, उन पर ताले पड़ गए थे, परंतु संघ जो जी पाया वो इसलिए कि संघ के कार्यकर्ताओं का घर घर तक संबंध था, जिसको हम संघ में बोलते हैं चूल्हे तक संबंध। बाकी पार्टी नहीं कर सकती थी, संघ ही कर सकता था। मुझे याद आती है, एक समाजवादी पार्टी के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो उनको तो अभ्यास था कि स्टेशन हवाई अड्डे से आना, होटल में ठहरना, फिर सभा में बैठक में जाना और फिर वापसी जाना। तो वो किसी को जानते ही नहीं थे। उनका दौरा कराने का प्रयास किया तो उन्होंने 4-6 दिन के बाद मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। संघ इसलिए कर पाया कि हमारा परिवारों तक संपर्क था, और परिवारों में पूर्ण सहयोग। लोगों ने अपने गिरफ्तारी का डर होते हुए भी कार्यकर्ताओं को घरों में ठहराया, उनको भोजन आदि का प्रबंध किया, अन्य भी बहुत सारे प्रबंध किए। और एक अंतर्निहित शक्ति होती है कि संकट काल है तो हम ज़्यादा सहयोग दें। मैं सरधना मेरठ के एक ऐसे वकील साहब को जानता हूँ जो सामान्य सहयोग उनका कम रहता था, परंतु आपातकाल में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। माननीय ज्योति स्वरूप जी हमारे विभाग प्रचारक थे, माननीय रामलाल जी हमारे महानगर प्रचारक थे। दोनों के नेतृत्व में मेरठ का जो सारा काम और आपातकालीन आंदोलन ये बहुत ही सफल हुआ। और दुर्भाग्य ये था कि 17 जुलाई 1976 को इसी तरह घूमते हुए हमारे माननीय रामलाल जी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। बाद में उनको मीसा में रखा गया। तो कुल मिलाकर लोग तो सहयोग देने के तैयार हैं। तो ऐसा मेरा बहुत अच्छा अनुभव है इस बार। मतलब संघ से आपने जैसे बताया भाजपा में भी आपका दायित्व रहा है। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं? ये एक मैं प्रबंधकीय व्यवस्था समझता हूँ। संघ के अधिकारी किसी कार्यकर्ता के बारे में सोचते हैं कि भाई इसको यदि राजनीतिक क्षेत्र में लगाया तो ये वहाँ कुछ अच्छा कर पाएगा। तो वो एक बात है, यात्रा है, काम है, प्रयोग है, और हमने अपना काम कुशलता से किया। तुरंत तो नहीं हो पाया, परंतु बीजेपी में जाने के थोड़े दिन बाद हमको सफलता मिली, 8 साल बाद।
भाई साहब, संघ की 100 वर्ष की यात्रा हो रही है, आप इस यात्रा को किस तरह देखते हैं? संघ का जो काम है वो चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, परंतु समाज में इतनी बड़ी गिरावट थी कि हम ये जो अपना लक्ष्य है ये बहुत जल्दी पूरा नहीं कर पाए। 100 साल लग गए, लगने नहीं चाहिए थे, पर गिरावट इतनी ज़्यादा थी, संघ इतना हतभाग्य था, इतना चिंतित था, समाज इतना नीचे चला गया था, कोई मौका ही नहीं हो रहा। जैसे एक अटल बिहारी वाजपेयी जी एक उदाहरण देते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में 2.5 लाख सेना अहमद शाह अब्दाली की थी और 2 लाख सेना भारतीय सेना थी और 10 लाख दर्शक खड़े थे। वो दर्शक ये देखने के लिए खड़े थे कि किसकी जीत होती है। यदि वो 10 लाख लोग एक एक पत्थर भी विदेशी सेना को मारते तो भारत तो जीत जाता और हमारा देश 200 साल पहले आज़ाद हो जाता। तो कुल मिलाकर समाज बहुत अधिक निराशा में था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कार्य को भी बहुत कठिनाई हुई। जैसे हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि 13 बुलाए और 3 आए, यानी हमारा कार्यकर्ता 13 लोगों को सवेरे जगा रहा है और प्रत्यक्ष शाखा पर 3 आ रहे हैं। ये करते करते काम बढ़ा है, आज इतना हुआ। आज के युवा जो संघ से जुड़ना चाहते हैं वो ये एक सवाल पूछते हैं कि हम कैसे माने कि हम संघ के स्वयंसेवक बन गए हैं, या हम ये कैसे माने कि फलाना व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक है। इसके लिए क्या गुण है, क्या कोई सर्टिफिकेट मिलता है हमें? संघ में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। संघ में सेल्फ सर्टिफिकेट है। संघ में एक प्रतिज्ञा होती है कि संघ का कार्य में प्रामाणिकता निस्वार्थ बुद्धि से करूँगा, तो वो अपने ऊपर ही उसको कसौटी लगानी पड़ती है। और ऐसे कोई परीक्षा नहीं है कि भाई इसको पास कर लो तो संघ का स्वयंसेवक है। रोज शाखा जाते जाते, रोज रगड़ाई घिसाई होते होते, संघ में आते आते कार्यकर्ता के गुणों का विकास होता है। उसमें एक अनंत शक्ति का प्रकटीकरण होता है। और इसलिए संघ ने इस बार कई वर्षों से एक अभियान चलाया है, जॉइन आरएसएस। तो ऐसे लोगों को उस जॉइन आरएसएस के माध्यम से बुलाना, बैठक करना, फिर उनका एक परिचय वर्ग कराते हैं 2 दिन का, तो संघ को वो ठीक से समझ पाएँ, तो बाद में धीरे धीरे उन्हीं में से लोग आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि आप संघ से जुड़े, आपका परिवार संघ से संबंधित था, जुड़ाव था? नहीं, मेरे से पहले तो संघ में कोई नहीं जाते थे, क्योंकि मैं भाइयों में सबसे बड़ा भी हूँ। तो बाद में मेरे से छोटे भाई हैं वो अच्छे संघ में दायित्व रहे हैं, उनके पास मेरठ में रहे, फिर वो गांव में जब गए तो वहाँ भी खंड संघ चालक की जिम्मेदारी रही। मेरा एक भाई हैं वो दिल्ली में सक्रिय हैं, वो मुख्य शिक्षक कार्यवाह और बाद में अभी जॉइन आरएसएस के नगर प्रमुख हैं। बाकी जो नई पीढ़ी में भतीजे वगैरह हैं वो भी सब लोग संघ से जुड़ जाते हैं। अनुकूल तो सब लोग हैं। खेल कूद के माध्यम से ही संघ में जुड़ता है। साथ के मित्र ले गए, हम भी चले, चलो खेलने का शौक़ है, तो धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। थोड़ा साहित्य पढ़ने का, अखबार पढ़ने का पहले से 4th क्लास से ही अभ्यास है, तो उसके कारण थोड़ा और चीज़ें अच्छे से समझ में आई कि ये खाली खेल कूद नहीं है, ये कुछ और भी है, तो इसलिए और ज़रा आग्रह के साथ जुड़ गए। भाई साहब, जो अब ये अंतिम प्रश्न है कि जो लोग अब संघ से जुड़ना चाहते हैं, स्वयंसेवक बनना चाहते हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि संघ को समझिए, परिस्थिति समझें और समाज के सामने, देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी समझें। मैं एक बात कहता हूं कि जिन लोगों से अपना संघर्ष होता है, होना नहीं चाहिए, मुसलमान है, ईसाई है, जरूरत नहीं है, परंतु वो बहुत समझदारी से अपने समाज के संगठन के काम में लगे। हिंदू समाज नहीं लग पा रहा, तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और कैसे कैसे हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। तो मुझे तृतीय सरसंघ चालक जी की एक बात याद आती है कि जिस क्षेत्र में हिंदू आबादी कम हो जाती है या हिंदुत्व का भाव कम हो जाता है, कालांतर में वो भाग समस्याग्रस्त हो जाता है या हमसे कट जाता है। पाकिस्तान निर्माण की यही कहानी है। आज
तमिलनाडु और पंजाब और बंगाल के जो समाज की स्थिति है उसकी भी यही कहानी है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें युवा को समझनी चाहिए। चुनौती बहुत बड़ी है। कबूतर बिल्ली के डर से आंख बंद करके रेत में चोंच गड़ाकर बैठ जाए तो उसकी प्राण रक्षा नहीं होने वाली, उसके लिए स्वयं कुछ करना पड़ेगा। इतना समय देने के लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।